आज की युवा पीढ़ी की बात करते हैं तो जब हम प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो जनरली कहा जाता है कि आज की जो युवा पीढ़ी डिस्ट्रैक्टेड है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या है, पहला जो पीढ़ी था, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वर देयर. व्हेन आई वाज यंग आई हैड नो मीन्स टू एक्सेस टू द टेलीविजन. मैं भी रेडियो सुनता था तो भी रेडियो भी नहीं था घर में, तो हम बाहर रह के बालकनी में खड़े रह के बाजू के घर में रेडियो होता तो वो सुनते थे कि क्या काम चल रहा है. अपने घर में टीवी आ गया और अभी मोबाइल आ गया तो पूरा दुनिया की खिड़की खुल गई आपको. तो ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, लेकिन लेना क्या है लेना नहीं कहना है, वो डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है. और वहां पर अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिला तो मिसगाइड होने में कोई देर नहीं लगती. और जैसे अपना देश ऊपर प्रगति कर रहा है, कुछ देश ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि हम प्रगति करें और अपने लोगों को वो फुसला कर डायरेक्शन करना चाहते हैं. एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो एक्स जो होता है, एक्स से आपको कोई चीज को काटना है तो सिर्फ एक्स का जो मेटल पोर्शन उससे आप काट नहीं सकते, उसका एक हैंडल होना है जी. वो हैंडल लकड़ी का बनता है. वो लकड़ी का हैंडल रख के वो एक्स जाकर एक पेड़ को काटता है, यानी लकड़ी ही लकड़ी को काटता है. लकड़ी अकेला पेड़ को नहीं काट सकता, उसको एक्स की जरूरत है. और सिर्फ वो एक्स मेटल पार्ट भी पेड़ को नहीं काट सकता जब तक उसके साथ ये लकड़ी ना हो. आप ये लकड़ी जो एक्स का हैंडल का लकड़ी बनाने गए तो आप देश को विनाश करेंगे. यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट. और आपको लगे कि ये आदमी अपने हित के खिलाफ बात कर रहा है तो उसे दूर रहना, या हो सके तो उसको स्टॉप करना, उसके अगेंस्ट बात करना. अगर नहीं कर सके किसी कारण, बेटर नॉट गेट एसोसिएटेड विद दिस पर्सन एंड गो अहेड विद इट. अभी युवा पीढ़ी की बात की तो जब अरुणाचल प्रदेश की युवाओं के बारे में बात करते हैं तो ऐसा है कि आजकल जो कुछ पॉकेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैं वो ड्रग एडिक्टेड यूथ हैं, तो उनको किस तरह से फोकस किया जाए कि वो सब छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाए? करेक्ट. ड्रग एडिक्शन में बात ऐसी है कि ये एडिक्ट कराता कौन है. तो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की अगली पीढ़ी ऐसे लेवल में आ जाए कि हिंदुस्तान को संभाले. एक पीढ़ी का आप रूट काट दो तो पेड़ ऊपर जा ही नहीं सकता. तो उनकी ऐसी ऐसी आदत गिरा दो तो वो कि अपना संतुलन खो बैठेगा. इसलिए ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, पैसे के पीछे पड़कर अपने घर को बर्बाद करने वाली बात है. इसलिए उन लोगों से कॉशियस रहना बड़ा जरूरी है. हाँ, अगर कोई कहता नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही मजे के लिए, एक्सपीरियंस के लिए मैंने ड्रग टेस्ट किया करके, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, आप दारू पीते हैं तो पहले आप दारू पीते हैं, बाद में दारू आपको पीता है. तो इट इज एक लेवल ऑफ वेयर यू आर गोइंग टू ड्रॉ ए लाइन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं then you will be helpless. You can't go. There are a lot of de-addiction centers which are run for these people because it has got effect in your physical body system. नर्वस सिस्टम का इफेक्ट करता है, तो आप वो स्टॉप भी नहीं कर सकते अगर एडिक्ट हो गए तो. डी एडिक्शन सेंटर्स में जाकर आपको वो ये करना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. तो उनके ऊपर आप जाकर हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम वहाँ पे हेल्पलेस महसूस करते हैं. हाउ टू गेट आउट यू डोंट नो. आप बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं. तो वो टाइम में आपको सही रिस्पॉन्स मिल गया तो उसको लेकर, क्योंकि डिटर्मिनेशन आपको करना है. आप में इंट्रोस्पेक्शन हमेशा अपने को करते रहना पड़ेगा. हर दिन लॉर्ड हैज गिवन टू एवरीबडी ए न्यू 24 आवर्स. उस 24 आवर्स में हम क्या आगे जाना चाहते हैं वो उनको कोशिश सोचना पड़ेगा, वो हिसाब से रोड मैप बना के चलना पड़ेगा. और मेरे ख्याल से आपके यहाँ इनफ लोग हैं, जैसे मूसा अंकल यहाँ पर हैं, इनका प्रोग्राम ऐसे नहीं कि सारी दुनिया देखेगी, लेकिन ये साइलेंट बिल्डर ऑफ द नेशन है. साइलेंट बिल्डर ऑफ द नेशन में कितने लोगों को उसने ये करके लाया है कि भाई मेन स्ट्रीम में ला के उनको ऊपर लेके किया है. एंड पीपल हु आर हेल्पलेस, अदरवाइज हु आर हैविंग डिफिकल्टी, उनको कैसा, क्योंकि अपने में क्या है. मेरा एक बड़ा भाई है जिसका एक्सीडेंट में एक हाथ चला गया, तभी उसने एक बात कही, मुझे अभी भी याद है. बोला कि एक हाथ गया, अभी क्या करोगे? तो उसने कहा बाकी तो ठीक है ना, जो नहीं है उसको छोड़ दो, आप वो नहीं आने वाला है, लेकिन जो है उसको बेटर इस्तेमाल करो. एंड ही इज वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन टुडे. तो वो होता है. तो सर ये तो बात की कि अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में जो युवा ड्रग एडिक्टेड है उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए. सर आप अरुणाचल प्रदेश के दौरे में जानना चाहते कि आपने जितना भी दौरा किया, अरुणाचल प्रदेश में कदम रखा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपकी जुबान से जानना चाहते हैं. बहुत सुंदर, अति सुंदर जगह है. मैं जंगल तो और भी जगह, मेरा शौक है टू मूव टू फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल. मैं गया हूँ और यहाँ के लोगों से ज्यादा लोगों से नहीं मिला हूँ, जिनसे भी मैं मिला हूँ इतना प्रेम मैंने पाया है. वेरी अफेक्शनेट पीपल एंड कोई मैलिस नहीं देखा उनमें. देयर इज नो मैलिस इन देम. दे आर सिंपल पीपल. अभी ये सिंपल जो है उनको अगर कोई खराब करने की कोशिश करे वो गलत बात है, उस ट्रैप में नहीं गिरना चाहिए. बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट ट्राइबल्स पीपल विल हैव देयर ओन सिस्टम्स एंड कस्टम्स. लेकिन बेसिक एक होता है कि उनकी एक ऑनेस्टी होती है. किसी को फंसाना, किसी को खुसलाना, वो उनके इसमें नहीं होता है. और वो जो इनोसेंस है उसको मेंटेन करना चाहिए, वो हिसाब से आगे चलना चाहिए. जस्ट व्हाट आई हैव टू से.
बात करते हैं आपके हॉबीज़ की। हमें मालूम चला कि आप कविताएं लिखते हैं, वो भी हिंदी में। जब हम साउथ इंडियन कहते हैं तो लोग थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं कि साउथ इंडियन हिंदी में लिखते हैं। तो सर जानना चाहेंगे आपसे। एक्चुअली मैंने 1987 में कभी एक ने कहा था ऐसे, भाई कुछ पोइट्री लिखो, तो जो दिमाग में आया वो मैंने लिखा ऐसा ही। लेकिन तभी मैं ये नहीं सोचता था कि मैं इतनी कविता लिख पाऊंगा। कभी 6 महीने में एक बार लिखता था, कभी कभी एक दिन में 3 लिख देता था। जैसे विचार आते हैं वो मैं आई स्टार्ट डिलीवरिंग इट। अभी जैसे जैसे अभी से 87 से देखो आज कितना साल हो गया लिखते आ रहा हूँ। मेरी 2 कंपाइलेशन भी मैंने रिलीज़ किया था, एक ख्याल और एक आत्मचिंतन। तीसरा भी पब्लिश करने की हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि आई एम नॉट ए मार्केटिंग मैन। वो एक स्कूल ने मेरे जो ख्याल जो बुक है उसको उन्होंने 10th के नॉन डिटेल में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। 2005 से बच्चे वो बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसा है, पता नहीं मैं कैसी लिखता हूँ। मेरी अभी भी मेरे काके की का प्रॉब्लम है। काके की मीन्स वो फेमिनिन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है, वो का लिखने के की लिखने का वो डाउट होता है। इसलिए मैं जब भी लिखता हूँ मेरे दोस्त हिंदी ऑफिसर उनको भेज देता हूँ, भाई जरा काके की का करेक्शन करके दे दो। वो करेक्शन करके मुझे दे देता है, बट ही सीज टू इट दैट फ्लेवर ऑफ द पोइट्री इज नॉट लॉस्ट। तो सर जब हिंदी पोइट्री की बात की तो बहुत ही उम्दा पोएम आपने लिखा है जिसका नाम है कलाम को सलाम। सर आपसे कलाम को सलाम के बारे में हल्का सा जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से आपने लिखा। नहीं, एक्चुअली अब्दुल कलाम जी का तो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए पर्सन। और हमारा देश का एक सौभाग्य है कि हमें ऐसा अपना प्रेसिडेंट मिला हमको। एंड डाउन टू अर्थ पर हमने उनको सुना भी, इन पर्सन भी सुना है, और काफ़ी डेडिकेटेड पर्सन है। तभी हमने सोचा कि भाई पहले सेंटेंस जब हमने लिखा व्हेन ही वाज इन शिलोंग, जो आके वहाँ पर बात करते करते वो नीचे गिर गए, तो वो चीज़ में हमने दिमाग में पहला सेंटेंस मुझे आया, जीना है तो कलाम जैसे, जाना है तो कलाम जैसे, लिव लाइक कलाम एंड लीव लाइक कलाम। यू नो, आदमी की ख्वाहिश होती है कि मरते समय ऐसे नहीं कि हम बिस्तर में पड़े रहे लोग परेशान हो जाए कि आदमी कभी जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। लोग मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में वो यहाँ से चले जाए ताकि उसका नाम हमेशा रोशन रह जाए। तो सर हम चाहते हैं कि आप कलाम को सलाम जो कविता है हमारे श्रोताओं के लिए रिसाइट कर दें। ओह, फ्रॉम द माउथ ऑफ द ऑथर ऑफ दिस। जी सर। कलाम को सलाम। जीना है तो कलाम जैसे, जाना है तो कलाम जैसे, जाकर भी जीना कलाम जैसे, लोगों के दिल, दिमाग और जिस्म में। सपने कई देखे, साकार किए कुछ, देश को दी एक दिशा, देश को दी एक सपना, 2020 तक कहलाने एक विकसित देश, कई चिंगारियों को दिशा दी इस सपने को साकार करने की राह में। एक कलाम गया तो क्या हुआ, कई कलामों को बनाकर गए। जिंदगी में दौड़े ज्ञान की भूख से, मिसाल बने कईयों के लिए, मशाल बने कईयों के लिए। एग्जाम्पल बने, मिसाल से एग्जाम्पल हुए, मशाल टॉर्च बेरर, मशाल बने कईयों के लिए, जोत से जोत जलाते गए, प्रेम की गंगा बहाते गए। होठों से हर बात निकली, होठों से हर बात निकली, देश की हित और विकास की ओर। हर पीढ़ी को मार्गदर्शक बने, हर पीढ़ी को जीने का मकसद दिए, एक पर्पस ऑफ लाइफ दिए उनको। कलाम को मेरे दिल, दिमाग और जिस्म से सलाम। जीना है तो कलाम जैसे, जाना है तो। एक उनका बहुत उम्दा मैसेज जो उन्होंने दिया है, अपने फर्ज को सलाम करो, अपने फर्ज को सलाम करो, और किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं। अगर अपने फर्ज से गद्दारी करोगे तो करना पड़ेगा सलाम हर एक को। बहुत ही सिर उम्दा पॉइंट। खासतौर कर जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लेजी हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ रेस्ट ही करना पड़ता है, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप बहुत सारे एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। सर टाइम मैनेज कैसे कर लेते हैं? रिटायरमेंट तो क्या एक सरकारी कानून है कि 60 के बाद आप सरकार के रिटायर होना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट करके कोई चीज होती नहीं है। द डे द वर्क यू आर डूइंग इज नो लॉन्गर पैशनेट, इट इज टाइम फॉर यू टू रिटायर। जब जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको मजा नहीं आता है तो वो काम से आपको क्विट करना ही आपका रिटायरमेंट है। इसलिए हम आखिरी दिन तक सरकार में पूरी लगन से काम किया। काम आपके ढंग से करना, हर काम को समझ के करना। मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं
उसका पर्पस समझिए. What is the agenda of this job? And you have to make your agenda aligning with that organizational agenda and purpose. तभी आपकी तरक्की होगी, आपकी पहचान हो. प्रमोशन अपने हिसाब से मिलता है, वो डिफरेंट लेवल पे है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम करें. इसलिए मैं जब रिटायर हुआ तो बोली आई चेंज वन, एक कपड़ा उतारा, दूसरा कपड़ा पहन लिया और लॉ पढ़ा. लॉ पढ़ने के बाद बोला काला कोट पहनने का शौक आ गया. तो काला कोट क्यों पहनते हैं? मैंने कहा काला कोट में पहनूंगा तो लोग समझेंगे मुझे कानून पता है, ये उनकी समझ है, मैं उसकी जवाबदारी नहीं हूँ. जी जी जी. लेकिन उसके बाद सरकार ने मुझे छोड़ा नहीं, वापस उन्होंने ये जवाबदारी किया, अभी ये भी दिया है, जवाबदारी लेके चलता हूँ, जो भी जवाबदारी लेता हूँ. लेकिन ये सारी चीजों के लिए मेरा जो प्रोत्साहन रहा, द पर्सन्स बिहाइंड दिस एटीट्यूड ऑफ माइंड इज माई फैमिली. क्योंकि हमारे फैमिली ने कभी मुझ पर कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं रखा, फॉर विच आई ऑलवेज होल्ड देम इन आई एस्टीम. आई गॉट 2 sons एंड माई वाइफ इज देयर. दे नेवर रेज्ड एनी अनरीजनेबल डिमांड ऑन मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इसलिए मुझे कहीं भी मेरे रास्ते से भटकने का कोई अपॉर्चुनिटी न रहा. हालांकि बहुत सारे टेम्पटेशंस थे, थ्रेट्स वेर देयर, टेम्पटेशंस वेर देयर, बट उसको सब बाजू में कर सका क्योंकि मेरे फैमिली ने कभी ये डिमांड नहीं किया मेरे पे. मैंने देखा है बहुत सारे अफसर लोग हैं, बड़े नेक रहना चाहते हैं, लेकिन वो फैमिली उनके पीछे ऐसी पड़ जाती है कि वो मजबूरन अपने रास्ते से भटक जाता है, फिर वो आना भी नहीं चाहता है. ये चीज नहीं, बट दैट्स आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू माई फैमिली एंड हमारी जो परवरिश हुई है, हमारे बच्चों को हमने जो भी दिया है. मेरे कोई बच्चा मैंने जो चाहा ऐसा नहीं पे नहीं किया है, वो अपने अपने लाइन में है. वो एक में बैंक में ऑफिसर है, दूसरा एक लॉजिस्टिक्स का कंपनी यूके में है. उनके मेरिट से वो लोग गए, मेरे कहने से किधर भी नहीं गए. ए फादर्स एम शुड बी दैट वेयर ए सन इज वर्किंग ही शुड बी नोन एज दैट पर्सन्स फादर एंड नॉट ही एज माई सन. कोई ये नहीं जानता कि श्रीधर का बेटा है, हालांकि मुझे जानना चाहिए कि ये भार्गव का डैडी है. यानी उन्हें अपनी पहचान अपनी जगह बनाए. और हर एक यूथ अगर ये लेके चलेंगे कि हमारे माँ बाप को मेरे नाम से जानना है, हालांकि मुझे मेरे माँ बाप के नाम से नहीं जानना, ये एम रख के चलेंगे, दिल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. जी, आपने बहुत ही मोटिवेशनल वे में बहुत ही अच्छी बात बताई. तो अंत में सर हमारे श्रोताओं को और पर्टिकुलरली युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि हर एक आदमी जिंदगी में जन्म लेता है किसी मकसद से. भगवान ने सबको 2 चीज दी है, 24 आवर्स दिया है, न 1 सेकंड कम 1 सेकंड ज्यादा. राजा को भी उतना ही, रंक को भी उतना ही. दूसरी चीज, एवरी 24 आवर्स ही हैज ग्रांटेड 1 विश इंस्टेंटेनियसली. इंस्टेंटेनियस ये भी हो सकता है कि आप बस स्टॉप जा रहे हैं, बस पकड़ने आपको लगता है आज बस आ जाए तो ठीक रहेगा, और वही टाइम में बस आ गया. लिफ्ट के पास चले गए, सोचे लिफ्ट खोलना है, दरवाजा खोल के लिफ्ट खड़ा है, हो सकता है. बट एवरी 24 आवर 1 विश इज ग्रांटेड इंस्टेंटेनियसली. और 2 चीज ऊपर वाले ने किसी को कहा नहीं, वो अपने सीक्रेट में रखा. एक रखा है आप कब यहाँ से जाएंगे, और दूसरी बात आप यहाँ क्यों है, आपका मकसद उसने नहीं बताया. इसलिए ये चीज जानने की आप कोशिश मत कीजिए. जब तक जी रहे हैं, डू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, बी सिंसियर टू योर टॉक. और जब भी उनको कहीं लगता है कि हमें कुछ गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस अवेलेबल देने के लिए काफी चीजें हैं. दे शुड टेक इट इन द राइट पर्सपेक्टिव and do it and obey their parents, give respect to them. और कुछ उम्र होने के बाद उनके दोस्त बन जाते, दोस्त बनते रहिए, अपने पेरेंट्स को प्यार करते रहिए, और सब लोग समाज का आपको हमेशा एक स्टेप ऊपर जाने की कोशिश कीजिए. समथिंग 1000 प्लस हाफ प्लस 1 नेवर माइनस, वो चीज आप लेके चलेंगे, then not only you will make your presence fine everywhere. इसको क्लोज करने के पहले एक छोटी कविता में जो कल सुनाई थी वो बता दूं. हर बीज से पौधा नहीं उगता, एवरी सीड डज नॉट जर्मिनेट इनटू अ प्लांट, लेकिन हर पौधा एक बीज से ही शुरू होता है. एवरी प्लांट जर्मिनेट्स फ्रॉम ए सीड ओनली. हर कोशिश कामयाबी में नहीं बनती, एवरी एफर्ट डज नॉट रिजल्ट इनटू सक्सेस, लेकिन हर कामयाबी एक कोशिश से ही शुरू होती है. एवरी सक्सेस स्टार्ट्स विद एन एफर्ट. बीज ऐसे बो, सो ए सीड इन सच अ मैनर कि हर बीज से निकले पेड़. एवरी सीड ग्रोस इनटू ए ट्री. कोशिश ऐसे करो कि हर कोशिश से मिले कामयाबी. डू एन एफर्ट इन सच अ मैनर that every effort result into success. जी, बहुत ही सुंदर सर आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने अनुभव के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. अभी आप सुन रहे थे सुदूर दक्षिण भारत बेंगलुरु कर्नाटक से आए हुए मेहमान श्री TNC श्रीधर को, जो आयकर विभाग में गोवा से संयुक्त आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त हैं. तो इसी के साथ दीजिए इजाजत. नमस्कार.